इनका फैसला भी हुआ, जिस फैसले में इन्होंने 3 औरतें उम्मे रुबाब साहिबा के दादा को हवाले की, खून बहा के तौर पे दी गई। ये तीनों औरतें दादू की अदालत में 11 तारीख को यह फैसला है कि हमें इस केस में डाल के सुना जाए, कोर्ट हमें सुना जाए, या हमें पुलिस चालान के मुताबिक फारिग किया जाए इस केस से। क्या बात है, केस तो अभी तक चालान ही क्या कहते हैं आपके चार्जशीट ही फाइल नहीं हुई, रिजर्व कैसे हो गया 11 तारीख? ये एक कॉन्सेप्ट अगर कोई देगा जी सरदारी निजाम चलता तब है कि ये झगड़े कराते, आज बता दे आज तक कोई ऐसा झगड़ा जो हमने कराया हो? हर फिर इन्होंने एक शोशा बनाया कि जी तुमनदार काउंसिल, बेसिकली ये कहते हैं जी हम सरदारी निजाम के खिलाफ। तुमनदार है ही सरदारी निजाम, तुमनदार सरदार के बाद तुमनदार होता है, तुमनदार के बाद रईस होता है, रईस के बाद मुतबरीन होते हैं, ये एक चेन है। इसको उन्होंने फ्रेम करने की कोशिश की, जो इसमें वो नाकामयाब गए लोग, उनके साथ इस चीज पे नहीं थे, क्योंकि एक यहाँ के लोकल लोगों को सबको पता था कि ये क्या कर रहे हैं, किस वजह से ये लोगों ने एक कारोबार शुरू किया होता हमारे इस पहाड़ी इलाका और इस बारानी इलाके में अफीम की खेती करने का। ये करते थे अफीम की खेती, यहां से अफीम लिया जाता था और ये आगे इलाका गैर या इन इलाकों में ये यहाँ से जाती थी। या जैसे पाथारी हमारे यहाँ सिंधी में बोलते हैं, जो उनके उन डकैतियों के पैसे लेना या उनको छुड़ाना करना, जो अगवाकार होते थे, जो अगवा होते थे उनके, ये इनका एक सिस्टम था। एट दैट टाइम पाकिस्तान फोर्सेस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने एक ऑपरेशन किया जिसमें करमला चांडियो पकड़ा गया और 1-2 महीने के अंदर ही हमारे जो इसका कजन था याकूब चांडियो वो मारा गया, जिसपे करमला चांडियो के इसी घर पे जहां पे अभी अटैक हुआ था उसी घर पे उस टाइम 87 में एक अटैक हुआ। उस अटैक में करमला चांडियो का एक भाई, एक करमला चांडियो का बेटा जिसका भी नाम काबिल चांडियो है, वो दोनों मारे गए। उसमें जब वो मारे गए तो उसमें जो एक्सकाउंडर थे या जो मारने वाले थे वो गुलाम कादिर चांडियो एक था, और दूसरा जो सिकंदर चांडियो अभी भी इस केस में है, वो भी उसके वालिद साहब थे। और ये एक जैसे जाती एक झगड़ा से। मेरा नाम है शहजाद अली खान। 17 जनवरी 2018 को मेहड़ के शहर में एक होलनाक वाक़या पेश आया, जिसके अंदर एक उम्मे रुबाब, जिसमें उनके वालिद, दादा और उनके चाचा जो हैं वो कत्ल कर दिए गए। लेकिन उन्होंने जो उसके कत्ल के मुल्जिम थे वो काफ़ी हद तक गिरफ्तार भी हो चुके हैं। लेकिन आज भी हम ये देखते हैं कि उम्मे रुबाब चांडियो का जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो चांडियो बिरादरी के जो चीफ 10 है नवाब सरदार खान चांडियो साहब और उनके भाई नवाब बुरहान खान चांडियो साहब, उनके ऊपर उनका फोकस सबसे ज़्यादा रहता है। आज हमारे साथ नवाब सरदार खान चांडियो साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये सारा वाक़या है क्या और इसकी क्या तफसीलात हैं और क्यों उम्मे रुबाब साहिबा जो हैं वो आपके ऊपर सर इतना फोकस करती हैं। ये क्या है सारा वाक़या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई, बेसिकली इनका आपस का झगड़ा है जो 1987 से शुरू हुआ है। उम्मे रुबाब साहिबा के वालिद दादा करमला खान, वो और एक हमारे उन्हीं का ही अपना कज़न है, रिश्तेदार हैं, याकूब चांडियो, उनका एक जैसे बोले मैं कि पाथारी निज़ाम, वो डकैती करते थे। करमला अपना याकूब चांडियो, करमला चांडियो उनके पाथारी, जो जैसे पाथारी हमारे यहाँ सिंधी में बोलते हैं, जो उनके
उन डकैतियों के पैसे लेना या उनको छुड़ाना करना, जो अगवाकार होते थे, जो अगवा होते थे उनके, ये इनका एक सिस्टम था। एट दैट टाइम पाकिस्तान फोर्सेस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने एक ऑपरेशन किया जिसमें करमला चांडियो पकड़ा गया और 1-2 महीने के अंदर ही हमारे जो इसका कजन था याकूब चांडियो, वो मारा गया। अगले दिन ही उनको करमला चांडियो को जेल से रिलीज किया गया। जो उस टाइम के सुनने की बातें, जो हमारे 87 में, इट्स लाइक 25-30 साल पहले की बात है, उसमें यह हुआ कि हमें ये पता चला कि जी करमला चांडियो के ने इनको मरवाया है। उन लोगों का शक इस चीज पे गया, जिसपे करमला चांडियो के इसी घर पे जहां पे अभी अटैक हुआ था, उसी घर पे उस टाइम 87 में एक अटैक हुआ। उस अटैक में करमला चांडियो का एक भाई, एक करमला चांडियो का बेटा जिसका भी नाम काबिल चांडियो है, वो दोनों मारे गए। उसमें जब वो मारे गए तो उसमें जो एक्सकाउंडर थे या जो मारने वाले थे, वो गुलाम कादिर चांडियो एक था, और दूसरा जो सिकंदर चांडियो अभी भी इस केस में है, वो भी उसके वालिद साहब थे। और ये एक जैसे जाती एक झगड़ा उनका वहां से शुरू हुआ। उसके बाद इनका फैसला भी हुआ, जिस फैसले में इन्होंने 3 औरतें उम्मे रबाब साहिबा के दादा को हवाले की, खून बहा के तौर पे दी गई। ये तीनों औरतें उनको एज अ खून बहा में दी गई। फिर उसके बाद इनके फैसले होने के बाद फिर टाइमली इनके चलते रहे मसले। कभी कोई इंसिडेंट ऐसे होते रहे, इनके ऊपर एक दूसरे पे ये कोई FIRs करते गए। किसी में करमला चांडियो फरियादी था, जिसमें किसी में मुर्तजा चांडियो अक्यूज था, किसी में मुर्तजा चांडियो फरियादी था, ये अक्यूज है। इस बीच में 1-2-4 मर्डर्स और भी हो गए। फिर इन्होंने ये जो लास्ट मर्डर्स हुए, कुछ दिन पहले बकौल दूसरे फरीक के, जी हमारे मारने के लिए करमला चांडियो और मुख्तियार चांडियो ने प्लानिंग करके एम्बुश किया, जिस एम्बुश में ये वहां पे नहीं आए। तो उस पे ये झगड़ा शुरू हुआ और उनसे बात करने गए। उनकी औरतों पे ये जो औरतें थी, इन पे बड़ा ऐसा डंडा मारी या जुल्म होता था, खासकर परवेज जो गुलाम कादिर की, और ये लोग वहां गए उनसे बात करने, जहां पे ये झगड़ा हुआ। जिस झगड़े में गुलाम कादिर खुद जो एक हमलावर था वो भी मारा गया। एक मुर्तजा चांडियो था, एक सिकंदर चांडियो था, जो इस झगड़े में वहां पे मौजूद फ्रेम्स जो थे वहां पे जब ये झगड़ा हुआ तो उसमें ये इंसिडेंट हो गया। अब आते हैं जी कि उन्होंने हमें क्यों फ्रेम किया। हमें फ्रेम करने का मकसद ये था कि जितने भी इनके यहाँ पे ये लोगों ने एक कारोबार शुरू किया होता हमारे इस पहाड़ी इलाका और इस बारानी इलाके में अफीम की खेती करने का। ये करते थे अफीम की खेती, यहाँ से अफीम लिया जाता था और ये आगे इलाका गैर या इन इलाकों में ये यहाँ से जाती थी, या उन सौदागरों को ये चीज़ें मिलती थी और ये उनके बदले चर्स और अफीम दूसरी चीज़ें जो है ना, चर्स हो गई या कोई ऐसे हेरोइन लेके यहाँ पे लोकल मार्केट में बेचते थे। ये एक कहानी थी जो 2010 से हमने गवर्नमेंट एज माई फादर, जो मेरे वालिद साहब यहाँ पे जिला नाज़िम थे, उन्होंने भी लिखा था कि तब हमें ये पता नहीं था कि ये लोग इसमें इतने इन्वॉल्व हैं। आस्ते आस्ते इन चीज़ों
कि हमने ये चीज़ें गवर्नमेंट को लिखना शुरू की कि भाई ये इंसिडेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं, उस पर एक्शन किया जाए। नॉट लाइक कि जी स्पेसिफाइड इनके ऊपर एक्शन, ऊपर जैसे ये ग्रो बन रहे थे तो उस जर्नली इनका ये कारोबार यहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने ऑपरेशंस करना शुरू किए, जिसमें इनका कारोबार को बंद होना शुरू हुआ। फिर इन्होंने एक शोशा बनाया कि जी तुमनदार काउंसिल, बेसिकली ये कहते हैं जी हम सरदारी निजाम के खिलाफ। तुमनदार है ही सरदारी निजाम। तुमनदार, सरदार के बाद तुमनदार होता है, तुमनदार के बाद रईस होता है, रईस के बाद मोतबरीन होते हैं। ये एक चेन है। इसको उन्होंने फ्रेम करने की कोशिश की, जो इसमें वो नाकामयाब गए लोग, उनके साथ इस चीज पे नहीं थे, जो क्योंकि एक यहाँ के लोकल लोगों को सबको पता था कि ये क्या कर रहे हैं, किस वजह से हो रहा है। ये अपनी सियासत जो यहाँ के लोकल हमारे दादू जिला हो गया या हमारे कंबर जिले के जो मुखालिफिन हैं, मैं बोलूँ जाती मुखालिफिन जितने हैं, उन्होंने इस चीज को फ्रेम अप करने के लिए मेरा नाम, आप खुद से सोचे, जब एफआईआर कटती है तो एफआईआर 1 घंटे में 2 घंटे में कट जानी चाहिए ना। 12 घंटे के बाद उन्होंने आके एफआईआर, न किसी थाने में उन्होंने ये इतला दिया कि जी बुरहान चांडियो यहां पे था, न किसी थाने में उन्होंने ये इतला दिया कि सरदार चांडियो। 12 घंटे के बाद उन्होंने बैठ के वो एफआईआर काटी है, बल्कि 12 घंटे से ज्यादा की है। मेरे ख्याल में कोई 14-15 घंटे का डिले है एफआईआर में। वो इन्होंने जब इनके लोगों ने फ्रेम अप करे, मैं समझता हूं जो मेरा गुनाह है वो दैट इज द ओनली थिंग कि जी हमने इनके ये कारोबार के खिलाफ बोलने क्यों बोले। उमर रुबाब चांडियो का ये मौक़िफ़ था कि वो पढ़ना चाहती थी और उसके वालिद उसको पढ़ाना चाहते थे। जागीरदाराना निज़ाम है इस इलाके में, ये आप पे बेसिकली उनका इल्ज़ाम था। जब उनसे पूछा गया था बेसिकली कन्फ्लिक्ट था क्या, तो उन्होंने कहा था कि हम पढ़ना चाहते थे, हमारे वालिद पढ़ाना चाहते थे और जागीरदाराना निज़ाम के तहत हमें ये पढ़ने नहीं देना चाहते थे। वहां से ये कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। आप इस पे क्या? आई हैव नथिंग टू डू विद इट। अगर मुझे उम्र रुबाब के ऊपर एतराज हो कि मैं उसको पढ़ने नहीं देता, तो मेरी बेटी आज आर्किटेक्ट है, मेरी बड़ी बहन वो ग्रेजुएट है, मेरी छोटी बहन इंग्लैंड से मास्टर्स की डिग्री करके आई है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, मेरी छोटी बेटी ओ लेवल्स में पढ़ रही है। तो ये एक कॉन्सेप्ट मैं अपने घर में नहीं ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ उम्मे रुबाब के पढ़ने पे क्यों थे। कोई इस पूरे इलाके में कोई 60-70 लाख चांडियो है पूरे पाकिस्तान में। किसी भी 60-70 लाख लोगों के बीच में मैंने किसी पे एतराज नहीं किया, मैंने सिर्फ इन पे एतराज किया कि ये इनको पढ़ने नहीं दे रहा। ये तो सिर्फ और सिर्फ इनकी सस्ती शोहरत लेने की बातें हैं। तकरीबन एक जर्नल पब्लिक में एक तासुर पाया जाता है, जब भी वो बात करते हैं तो जर्नली एक कॉन्सेप्ट को रवानी के साथ कह जाते हैं कि जी सिंध और बलोचिस्तान में तो वडेरा शाही है। तो आप चूंकि चांडियो ट्राइब के चीफ्टेन हैं, सबसे बेहतर इसका जवाब आप दे सकते हैं। आप हमें बताएं कि बेसिकली ये निज़ाम है क्या जिसको लोग इतना जो है वो इसको कन्फ्रंट करते हैं। पहली बात से ये जो भी ये बात करते हैं वो सिर्फ सिंध में नहीं है, पंजाब में है। हिस्ट्री रही है, पूरे बादशाहतें रही हैं, जागीरें रही हैं, सरदारियां निज़ाम रहे हैं, सरदार रहे हैं। एक प्रोपेगेंडा है। आप मुझे एक सरदार बता दें जिसके गांव में स्कूल नहीं है, जिसके एरिया में कॉलेज नहीं है। मैं अपनी बात करता हूं, मैं दूसरों को छोड़ता हूं। कंबर जिले में, कंबर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में छोटा सा कॉलेज था, छोटा सा कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज। आज उसको गर्ल्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, कॉलेज, एक डिग्री कॉलेज बनाने के लिए, जो कहते हैं कि जी मेरे नाम से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि जी उसके जमीन उधर लीजिए। मैंने वो जमीन भी विड्रॉ की गवर्नमेंट को कि जी मुझे लीज नहीं चाहिए।
और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके 5 करोड़ रुपया फंड भी उसको दिलाया है कि जी वहां स्कूल कॉलेज बनाया जाए। तो ये एक जो कहते हैं ना जी एक इन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि जी हम एनजीओ ये या कि जी सरदारी निज़ाम। मैं नहीं समझता हूँ। डेरा बुगटी हो गया, मेरे ख्याल में वहाँ भी पाकिस्तान बलूचिस्तान में पहले वो कॉलेजेस थे जो वहाँ पे मौजूद रहे। लसबेला एक स्टेट रही है, वहाँ पे गर्ल्स कॉलेज सब हर चीज़ है। अब तो यूनिवर्सिटीज़ भी बनना शुरू हो गई हैं। खुजदार हमारे सरदारों और नवाबों का, जहाँ से हमारे सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब, सरदार नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब, सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब, बहुत सारे सरदारों का वो एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रहा है। वहाँ पे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी है, वहाँ पे गर्ल्स यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, वहाँ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटीज़ की भी शाखें हैं। ये कॉन्सेप्ट किसी 1000 साल पुराना होगा तो होगा, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं है। लोगों को ये बेसिकली डिफरेंस नहीं पता कि जब आप ये लक़ब इस्तेमाल करते हैं नवाब का, तो ये मतलब ये कितनी पुरानी हिस्ट्री होती है, ये कैसे ये सिलसिला चलता है। बलूचिस्तान में मैं ख्याल में नवाब मकरान भी है, नवाब लसबेला हमारा इस टाइम का सिटिंग चीफ मिनिस्टर भी नवाब है, हमारे नवाब बुगटी है, नवाब मरी है, नवाब मक्सी है, नवाब बहुत सारे और हमारे बलूचिस्तान के नवाब रैसानी है, नवाब रिंद, सरदार रिंद है, नवाब बंगुलजई है, नवाब, ऐसे बहुत सारे लक़ब हैं जो सरदार भी हैं और नवाबी के लक़ब भी है। पंजाब में नवाब कालाबाग है, पंजाब में आपके नवाब बहावलपुर है। ये एक स्टेट्स रहे हैं, एक नवाबी रही है, एक लक़ब रहा है, एक रुतबा रहा है, एक उनकी एक शिक्षा है कि नोबिलिटी की वजह से उनको नवाब का लक़ब दिया जाता है, सरदार की वजह से उनको लक़ब दिया जाता है। जो खराब किस चीज़ में, ये मुझे समझ में नहीं आता। अंग्रेज जिस टाइम यहाँ पे आए, उन्होंने भी इस चीज़ को प्रमोट किया, इसको आगे रखा, और उस टाइम से ये चीज़ें प्रमोट होती रही और सिस्टम चलते रहे। देखें, रिस्पेक्ट से दुनिया चलती है। आप अपनी उस कौम के लिए वो रिस्पेक्ट की वो चीज़ें करते हैं तो दुनिया आपके साथ चलती है। और ये नवाबी, ये सरदारी सिस्टम तभी चलता है रिस्पेक्ट के साथ। पहली चीज़ रिस्पेक्ट है। ऐसी आपके सामने एक मैं मिसाल है, आज से पिछले महीने की 1 अगस्त को झगड़ा हुआ, जिसमें 3 आदमी मरे, 3 आदमी पानी पे के झगड़ा हुआ। हमारे कंबर के साथ ही ये चीज़, मेरा भाई मौजूद था कंबर शहर में, वो वहाँ पे पहुँचा, लोगों को मैयतें उठाई, उन लोगों को किया। 16 दिन के अंदर वो फैसला भी हो गया, 16 दिन के अंदर वो खून भी का मसला भी हल हो गया, वो झगड़ा भी हल हो गया। वो एक कहते हैं, जैसे हम बलूची में बोलते हैं, शीरो शक्कर, एक दूसरे के अंदर अपने शीरो शक्कर होके अपने उस को देख चले। अगर इस चीज़ को मैं बोलता तो अगर छोड़ देते, कि ये मैं नहीं बोलूँ कि जी भाई ये, अगर हम इसको छोड़ देते, तूल देते, ये सरदार नवाब होने की वजह से, रिस्पेक्ट होने की वजह से, बड़े के एरिया के वजह से मसले, कोई बड़ा, कोई ख़ानदान, कोई अच्छा आदमी ये नहीं चाहता कि जी ये झगड़े हों और लड़ाइयाँ हों। ये एक कॉन्सेप्ट अगर कोई देगा जी सरदारी निज़ाम चलता तब है कि ये झगड़े कराते। आज बता दे, आज तक कोई ऐसा झगड़ा जो हमने कराया हो? हर सरदार, हर नवाब का काम यही होता है कि वो अपने इलाके में अपने गरीब, अपने दोस्त, अपने मेहरबान, इधर हमारे बड़े ताकतवर लोग भी हैं, गरीब आदमी, लेकिन हर किसी को इंसाफ मिलता है, तभी तो वो नवाब की, सरदार की इज्जत और रिस्पेक्ट करता है। पर क्या किसी केस का कोई फैसला दादू अदालत में महफूज भी किया गया? इस तरह की खबरें जो है वो चलाई गई। दादू की अदालत में कोई महफूज फैसला नहीं है। दादू की अदालत में 11 तारीख को यह फैसला है कि हमें इस केस में डाल के सुना जाए, कोर्ट हमें सुना जाए, या हमें पुलिस चालान के मुताबिक फारिग किया जाए इस केस से। क्या बाहर जाएगा? केस तो अभी तक चालान ही, क्या कहते हैं, आपके चार्जशीट ही फाइल नहीं हुई। रिजर्व कैसे हो गया?
11 तारीख को फैसला है और ये हो जाएगा, नहीं। सर आपकी बहुत मेहरबानी। नवाब सरदार खान चांडियो की आपने बातें सुनी। ये एक ऐसा मौक़िफ़ था जो कि काफ़ी अरसे से सामने नहीं आया था। हम अदालत क्या फ़ैसला करती है, ये अदालत का काम है। अपने मेज़बान शहजाद अली खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।